नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास में बात करने वाले एमपी टेट हिंदी प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहेगा आपका। और इसके साथ साथ आपके प्रैक्टिस सेट बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर चैप्टर चल रहा है। इसमें हम लाटेस्ट क्वेश्चन करेंगे, न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रश्न करेंगे। साथ ही साथ साथियों, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को भी कंबाइन किया गया है, तो आपकी प्रिपरेशन ए टू जेड परफेक्ट होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे हिंदी में 30 में से 30 नंबर लाना है, तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट है। और जिनको भी हिंदी भाषा की टॉपर नोट्स चाहिए, तो आपको जो स्क्रीन पर दिया गया नंबर है उसमें व्हाट्सअप करना है, आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। लाटेस्ट क्वेश्चन करेंगे, एकदम ए टू जेड क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यानपूर्वक प्रत्येक शिक्षक बंधु को, प्रत्येक अध्यापक अध्यापिकाओं को कमेंट करना है। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। पहला प्रश्न साथियों, व्याकरण शिक्षक की प्राथमिक स्तर पर सबसे उचित विधि क्या होती है? ये पिछले ईयर में आया हुआ प्रश्न है। जी हाँ साथियों, आपके स्वयं बताइए, जो व्याकरण होती है आपके प्राथमिक स्तर पर सबसे उचित की गतिविधि क्या होगी? भाषा, संसर्ग, सूत्र विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, क्या विधि हो जाएगी? तो सभी लोग जानते हैं, जब भी व्याकरण की अगर बात की जाती है जिसमें ऐसे शिक्षक की जो प्राथमिक स्तर की हो, उनके लिए सबसे उचित विधि आपकी आगमन विधि ही होती है। वैसे व्याकरण के लिए आगमन निगमन दोनों विधि होती है, लेकिन प्राथमिक स्तर के लेवल में सबसे प्रथम अगर उचित माने तो वह आगमन विधि होती है। तो ध्यानपूर्वक सभी लोग समझिएगा। सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक होंगी? तो जब आप प्राथमिक स्तर पे बच्चों को पढ़ाएंगे, उसमें जो सुनना बोलना होता है, ये जो कौशल होते हैं ना, 4 कौशल जो होते हैं हिंदी, तो कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक होंगी? कहानी कथन और श्रुतलेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वाह रोल प्ले और समाचार वाचन, या भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो आप सभी लोगों को जानता है, ये सुनना बोलना जो कौशल दिया गया, कौशल से 2-3 प्रश्न पेडागोजी में पूछे जाते हैं। जो 4 कौशल होते हैं, 4 कौशल में किसी भी प्रकार से प्रश्न आएगा, लेकिन इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। तो विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक होती है सुनने बोलने में? भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल जो होता है, ये विकास में भूमिका निर्वाह, परस्पर बातचीत की विधियां इसमें सर्वाधिक सहायक होती है। साथियों, अगला प्रश्न है, गद्यात्मक कौशल में शामिल होता है सुनना बोलना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना या पढ़ना लिखना। सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, शिक्षक बनना, क्वालिफाइड करना, 30 में से 30 नंबर लाना। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो जब भी हम गद्यात्मक कौशल की अगर बात करते हैं, तो सभी लोग जानते हैं इनमें सबसे जो जरूरी होता है सुनना और पढ़ना होता है। जी हाँ, सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल में शामिल होता है, क्योंकि ग्रहण करना है। तो सुनकर भी ग्रहण करते हैं और पढ़कर ग्रहण करते हैं। करते हैं कि नहीं? बच्चे हो या आप हो, हम सुनकर ग्रहण करते हैं या पढ़कर ग्रहण करते हैं, 2 चीज़ों से ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो बोलना लिखना भाषा के प्रेषणात्मक कौशल में शामिल होते हैं। अगर प्रश्न आ गया कि बोलना लिखना किस कौशल में शामिल हो गए, तो ये प्रेषणात्मक में आते हैं। और आप सभी लोग जानते समझते हो कि भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक, अक्सर पूछा जाता है। और मौखिक भाषा 2 कौशल बोलना और सुनना होता है। तो मौखिक में क्या आते हैं? बोलकर या सुनकर। और लिखित भाषा में कौशल कौन आते हैं? लिखित में लिखना और पढ़ना आता है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोग अपने माइंड के मेमोरी में सेव करते जाइएगा, क्योंकि इन्हीं से इर्द गिर्द प्रश्न बनेंगे, इन्हीं के चारों तरफ से हेर फेर के प्रश्न बनेंगे, इसीलिए सभी इंपॉर्टेंट। अगला, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की क्या समस्या होती है? उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव, विद्यार्थियों की योग्यता में भिन्नता होना, विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। तो एक समावेशी कक्षा, और समावेशी एक कक्षा एक ऐसा चैप्टर, ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछा ही जाना है। 100% एग्जामिनर को इस टॉपिक से प्रश्न देना ही देना पड़ेगा। तो एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की जो हमेशा समस्या आती है, वह आती है विद्यार्थियों की योग्यता में भिन्नता होती है। क्योंकि कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, हर व्यक्ति एक समान नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे समस्या आती है वो यही आती है।
समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या विद्यार्थियों की योग्यता में भिन्नता होना है। व्यक्तित्व भिन्नता के आधार पर किसी छात्र का अधिगम तीव्र, किसी का मंद होता है, और ऐसी दशा में शिक्षक को उनकी रुचियां और योग्यता के अनुरूप शिक्षण पद्धति अपनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और ये आप लोगों को भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए अभी से समझ जाइए किस प्रकार से हमें करना होगा, क्या सारी चीज़ें प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पिछले पेपर में पूछा गया प्रश्न था कि भाषा के आधारभूत कौशल हैं, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक होते हैं या अंतर संबंधित होते हैं। संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश जो शिक्षण मेथड होता है, पेडागॉजी सब सेम होता है, केवल लैंग्वेज और भाषा का अंतर होता है। तो अगर आपने हिंदी के अच्छे तरीके से समझ लिया तो अदर लैंग्वेज आप ट्रांसलेट करके आप समझ सकते हैं। तो हिंदी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो भाषा के आधारभूत कौशल की अगर बात करते हैं तो वह हमेशा अर्जित किए जाते हैं। जो कौशल होंगे आप अर्जित करेंगे, सीखेंगे, ग्रहण करेंगे, अनुकरण करेंगे, उसे अर्जित करेंगे। अगला प्रश्न है आगमन विधि के रूपों की संख्या क्या होती है? 5, 2, 3, 7। सभी लोग बताइएगा। जानते हैं कितने लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं? वैसे सभी आप लोग हैं। तो ध्यानपूर्वक सभी लोगों को समझ कमेंट करना है और अंत में सभी को फीडबैक भी करना। तो आगमन विधि में रूपों की संख्या पूछी जा रही है। तो आगमन विधि में 2 रूप होते हैं। अब आपका प्रश्न होगा ये 2 रूप कौन कौन से होते हैं? तो पहला रूप होता है प्रयोग विधि और दूसरा होता है आपका सहसंबंध विधि। पहला क्या होगा? प्रयोग विधि और दूसरा सहसंबंध विधि होती है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है कि लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा का अर्थ क्या होता है? तार में प्रयुक्त होने वाली शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का उपयोग, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों वाली अव्यक्ति की बात की जा रही है। तो मेरे सभी शिक्षक बंधु, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर्स, आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग 2 साल के बच्चे में तार वाली भाषा का जो अर्थ होता है कि मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले जो संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि, इन आदि 2 शब्दों वाली अव्यक्ति को ही बोला जाता है। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि जिस पाठ योजना में सा सा के भेद पर चर्चा की जाती है उसे कौन सी पाठ योजना कहते हैं? पद, गद्य, संरचना, उच्चारण। ये भी आपका संभावित प्रश्न हो सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा कि जिस पाठ योजना में सा सा, ये दोनों सा होता है, इनके भेद पर चर्चा की जाती वह कहलाती गद्य। जी हाँ, गद्य पाठ योजना में समान जो उद्देश्य होते हैं कौन कौन से होते हैं? गद्य पाठ में छात्राओं की मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास करना, छात्राओं के भाषा संबंधी ज्ञान की अभिवृद्धि करना, इसके साथ साथ शब्द भंडार, सूक्ति भंडार में वृद्धि करना, छात्राओं को शुद्ध हिंदी हृदयंगम करने, क्लिष्ट शब्दों के उच्चारण का अभ्यस्त बनाना, या पाठगत सुंदर भावों और विचारों द्वारा चरित्र निर्णय करना। और पद्य का भी जान लीजिए। पद्य पाठ योजना के क्या समान उद्देश्य होते हैं कि छात्राओं में के हृदय में मातृभाषा के प्रति श्रद्धा जागृत करना, छात्राओं को लय, ताल, मधुरता का भाव के अनुसार कविता पढ़ने की क्षमता पैदा करना और उनकी कल्पना शक्ति एवं सद अर्थमूलक सौंदर्य अनुभूति की वृद्धि करना। ये हमारे गद्य पद। तो गद्य पद दोनों इसलिए हमने बताया उद्देश्य क्योंकि इनसे पूछे जाते हैं। गद्य पद ऐसा टॉपिक है, एक प्रश्न आएगा ही आएगा इन दोनों से रिलेटेड। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? कि साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना, कुशल लेखक बनाना या कुशल वक्ता बनाना। तो प्राथमिक स्तर पर अगर भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछा जाता है तो हिंदी के विविध रूपों को परिचित कराना ही होगा। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा शिक्षा को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए क्योंकि वह भाषा का शिक्षक है, विद्यालय का निर्देश है, इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। तो भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए क्योंकि उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का। अगला प्रश्न है भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं? और आपको बताएं इनके जो क्रम दिया गया है उससे एक प्रश्न आना है। इजली है, सरल है, फिर भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो भाषा के कौशल में सभी लोग जानते हैं सुनना पहला, बोलना दूसरा, पढ़ना तीसरा, लिखना चौथा होता है। ठीक है, इसी प्रकार संस्कृत में भी पूछा जाता है।
ठीक है। तो भाषा अभिव्यक्ति का क्या होता है, माध्यम होता है। प्रश्न आ गया कि भाषा किसका माध्यम होता है, तो अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, और जिसके मौखिक व लिखित दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं अभिव्यक्ति। मौखिक भाषा में बोलकर विचार व्यक्त और सुनकर ग्रहण किया जाता है, लिखित भाषा में लिखकर विचार एवं व्यक्त पढ़कर ग्रहण किया जाता है। यहाँ पे पढ़कर होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना है। और आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि निम्न में से वाक्य उपचारात्मक शिक्षण का एकमात्र लक्ष्य क्या होता है। बच्चों के अधिगम संबंधी समस्याओं को हल करना, बच्चों को अधिगम से संबंधित समस्याओं को बढ़ाना। तो समस्या बढ़ाना ये तो चीज़ें नहीं हो सकती हैं लक्ष्य, ठीक है। बच्चों के अधिगम से संबंधित समस्याओं पर ध्यान ना देना, तो ना देना भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। फिर बच्चों की बातों पर ध्यान न देना, तो ये भी नहीं होगा, तो ना देना ही नेगेटिव। अब इसमें साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि बच्चों के अधिगम से संबंधित समस्याओं को हल करना, यह उपचारात्मक शिक्षण का लक्ष्य होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव शब्दों ऑप्शन को भी देखना है, हमारा ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम सही आंसर बता सकते हैं, निकाल सकते हैं, और सटीक आंसर बताकर स्कोर को बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली का सोपान नहीं है। क्रियान्वय, मूल्यांकन, नियोजन, प्रतिपुष्टि। तो आप सभी लोग जानते हैं कि निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली का जो सोपान कहलाते हैं वह क्रियान्वय, मूल्यांकन और नियोजन कहलाता है, लेकिन प्रतिपुष्टि नहीं होता। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर पूछा जाए निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली के सोपान कौन होते हैं, तो क्रियान्वय, मूल्यांकन, नियोजन होते हैं, याद रखिए। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने प्रतिपुष्ट फीडबैक के बारे में बताया था, तो आप सभी लोग अगर डेली प्रैक्टिस सेट अटेंड कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साथियों, निम्न में से सीखना और अधिग्रहण का क्या तात्पर्य नहीं होता है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास अनुभव के फलस्वरूप होते हैं, जिसका उद्देश्य बालक को समायोजन में मदद करना होता है। या कह सकते हैं सीखना छात्रों में समायोजन में मदद नहीं करता है। सीखना और अधिग्रहण क्या तात्पर्य नहीं हो सकता, लेकिन सीखना व्यवहार में परिवर्तन कहा जाता है, ये सही होगा। सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास और अनुभव से फलस्वरूप होते हैं, ये भी सही बात है। जिसका उद्देश्य बालक को समायोजन में मदद करना, तो मदद करना भी पॉजिटिव हो जाता है। फिर अगला, सीखना छात्रों में समायोजन में मदद नहीं करता है, तो ये जो नहीं शब्द दिया गया है लास्ट में, ये आपका कह रहा है ये नेगेटिव हो जाएगा, यह तात्पर्य नहीं होगा। इसलिए सीखना और अधिग्रहण का क्या तात्पर्य नहीं होगा, डी ऑप्शन तात्पर्य नहीं होगा। ध्यानपूर्वक समझ जाइए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न है, मौखिक कुशलता में क्या शामिल होते हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग की कुशलता, तीव्र गति से बोलने की कुशलता, यहाँ पे तीव्र होगा, तीन नहीं होगा, ठीक है, तो मिसप्रिंट होगा यहाँ पे। तीव्र गति से बोलने की कुशलता, बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता, विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता। तो मौखिक कुशलता में जो शामिल होता है वही होता है विभिन्न प्रकार की जो औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाएं होती हैं उनमें बेझिझक बोलने की कुशलता, ये आपके मौखिक कुशलता में शामिल हो जाए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाएं होती हैं उनमें बेझिझक बोलने की कुशलता भाषा का मौलिक रूप मौखिक भाषा होता है, और बोलना व सुनना मौखिक भाषा के दो प्रमुख कौशल होते हैं। तो ये जो कौशल हम बार बार बता रहे हैं ना, ये सेव कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड या यही प्रश्न आ सकते हैं। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित नहीं होते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं। भाषा कौशल इस तरह सीखे जाते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा कौशल परस्पर क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में भाषा कौशल पर हमने ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा कौशल परस्पर जो अंतर संबंधित होते हैं। भाषा कौशल के दो अवयव होते हैं, मौखिक और लिखित होता है। मौखिक भाषा में दो कौशल आप जानते हैं, सुनना और बोलना होता है, और लिखित भाषा के दो कौशल पढ़ना और लिखना होता है। तो हर प्रैक्टिस सेट में किसी एक टॉपिक पर जोर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर पेपर में किसी न किसी टॉपिक पे ज़्यादा प्रश्न आएंगे, ये आप भी जानते हैं। अगला प्रश्न, बच्चों के भाषा विकास के निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा जो है सर्वोत्तम होगी।
ऐसा अध्यापक जो भाषा के नियमों के सामने जानकारी दे सके। घर का ऐसा परिवेश जहाँ मानक भाषा बोली जाती हो। या घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहाँ बोलने सुनने के बहुत अवसर सुलभ हों। या ऐसे अभिभावक जो तरह तरह के श्रव्य सीडी लाकर सुनाते हो। तो बच्चों के भाषा विकास के लिए जो निम्नलिखित में से जिसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होती है वह घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हो। तो अवसर सुलभ होना है, पॉजिटिव हो जाता है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से आचार विचार में कौन सा समास होगा। तो समास में सभी लोग जानते हैं जहां पर दोनों पद हमारे प्रधान होते हैं उसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, द्वि समास। तो द्विगु समास और द्वंद्व में काफ़ी जो दिक्कतें आ जाती हैं, यानी कि कन्फ्यूजन होता है। द्विगु मतलब गिनना यानी संख्यावाचक, ठीक है। और द्वंद्व मतलब दोनों में द्वा द्वा है, मतलब दोनों पद प्रधान। तो आचार और विचार ये दोनों पद हमारे प्रधान हो जाते हैं, इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला, इनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, शब्द का चयन करना। उज्ज्वल, प्रत्येक, कन्हैया, उच्चारण। तो आप सभी लोग जानते हैं पहले उज्ज्वल आया करता था, लेकिन अब उज्ज्वल अब सभी लोग पहचानने लगे हैं, तो अन्य शब्द अब दे दिया जाने लगा है। तो यहाँ पे प्रत्येक जो शब्द आता है, तो प्रत्येक का सही शब्द हमारा क्या होता है, प्रत्येक को हमें इस तरह लिखा जाता है, आधा ता और या में लगा होता है। तो ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा अशुद्ध दिया गया है, यही एक प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति, कहावत, ये तो आता ही आता है, कारक, परिचय, ये सारे पूछे जाते हैं। तो अपनी टांग उघारिए आप ही मारिए लाज, इसका क्या अर्थ होता है। अपने घर की बात दूसरे से कहने पर बदनामी होती है, असंभव बातें करना, उत्साह से रहित होना, भयभीत होना, सम करके दिमाग का थक जाना। तो अपनी टांग उघारिए आप ही मारिए लाज, यानी अपने घर की दूसरों से कहने पर क्या होता है, अपनी घर की बात अगर दूसरे से कहने पर बदनामी ही होती है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कर्मवीर में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। यहाँ पे समास और संधि चैप्टर पे ज़्यादा जोर दिया गया है इस प्रैक्टिस सेट पर। तो कर्मवीर में कौन सा समास होगा, कर्मवीर, यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होती है, नैतिक, बहुभाषी, आर्थिक या नैतिक और आर्थिक दोनों। तो इनमें से भाषा शिक्षण को जिस संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होती है वह संदर्भ बहुभाषी होता है, क्योंकि भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होती है। सभी लोग समझ गए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बौरादार का सही संधि विच्छेद बताना। जी हाँ, क्या प्रश्न आपका दिया गया है, बौरादार। तो बौरादार का जो संधि विच्छेद होगा वही क्या हो जाएगा, तो बीरोदार। तो बीरोदार का संधि विच्छेद क्या होता है, बीर धन औदार, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया सही हो जाएगा। तो वीर और अवतार में संधि नाम अब आपको कमेंट करके बताना, इसमें कौन सी संधि होगी, वीर धन अवतार, वीर अवतार, इसमें संधि का नाम सभी लोगों को कमेंट करके बताना। इससे पता चलेगा वाकई में आप संधि समास पढ़ें कि नहीं पढ़ें, केवल यही देख रहे हैं। संधि समास का चैप्टर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपके संधि समास से 2 नंबर पक्के होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और संधि समास ऐसा चैप्टर आपके दोनों लैंग्वेज में काम करता है, हिंदी और संस्कृत। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पाधन वन, पौधन अन, पोधन अन या पौधन। तो आप सभी लोग जानते हैं पवन, पवन में जो हमारी संधि होती है वह आपकी अयादि संधि होती है, ये जानते होंगे आप, ठीक है। तो अयादि संधि मतलब पोधन अन, पोधन अन अर्थात जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। किस शब्द में गुण संधि दी गई, सिंहदूर, भारतेंदु, नगरीश्वर, लौशार। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है, हमें गुण संधि के थोड़ा देखना पड़ता है कि किसमें होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो भारतेंदु शब्द है ये अपने आप में बता रहा है इसमें गुण संधि होना चाहिए, गुण स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होता है भारत धन इंदु, तो इंदु और भारत।
आइए जानते हैं, आपके लिए एक मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है, इसका कमेंट करके आपको आंसर बताना है कि सुनना बोलना कौशलों के विकास के सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। कविता याद करवाकर बुलवाना, कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनना, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि का आयोजन करना या कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। तो ये आप लोगों को कमेंट करना कि जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे तो सुनना और बोलना कौशलों के विकास में आपके लिए सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है। साथ ही साथ 25 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या रहा, ये भी आप लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके अवश्य बताना। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आप प्लेलिस्ट से जाइएगा, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, जो आपका व्हाट्सएप नंबर है 9630689598। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। आपके सारे सब्जेक्ट के नोट्स है, जिस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे उसका पूरा डिटेल आप सभी को लोगों को मिल जाएगा। तो धन्यवाद सभी का, मिलता हूँ आपके अगले प्रैक्टिस सेट पर। जय हिंद, वंदे मातरम।